हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो अपन ने केमिस्ट्री का लास्ट जो टॉपिक पोर्शन पढ़ा था उसमें अपन ने संकुलन क्षमता ज्ञात की थी। किसकी संकुलन क्षमता ज्ञात की थी? अपन ने दो की संकुलन क्षमता ज्ञात की थी। एक तो एचसीसी की ज्ञात की थी और एक अपन ने ज्ञात की थी एफसीसी की। सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता अपन ने ज्ञात की थी जो आई थी 52.4%, 52.4% आई थी। फिर अपन ने ज्ञात की थी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कितनी आई थी आपको पता है? 74%। कितनी आई थी? 74%। आज जो अपन ज्ञात कर रहे हैं जो लास्ट संकुलन क्षमता है बीसीसी की संकुलन क्षमता। बीसीसी को अपन हिंदी में बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है हमको। किसकी बच्चों? अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की। तो सबसे पहले अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं किसे? बच्चों, अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? आपने पुराने टॉपिक पे पढ़ रखा है कि जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ में, कहां पे बच्चों? कोनों के साथ साथ में एकक कोष्टिका के केंद्र पर उपस्थित हो। कहां उपस्थित हो? एकक कोष्टिका के केंद्र पर उपस्थित है। मतलब एकक कोष्टिका के केंद्र एक ही होगा और एक ही अवयवी कण उपस्थित होगा। तो सबसे पहले अपन बना देते हैं अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। क्या बना देते हैं? अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो सबसे पहले यहां पे अपन बना रहे हैं अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अब इसकी संकुलन क्षमता अपने को ज्ञात करनी है बच्चों। तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होते ही है और एक कहां होता है? एक एकक कोष्टिका के केंद्र पर होता है। कहां होता है? एक एकक कोष्टिका के केंद्र पर होता है। तो बच्चों, एकक कोष्टिका के केंद्र वाला अवयवी कण है। हम क्या करते हैं कि तीन अवयवी कण को लेते हैं, दो तो कोने वाले को लेते हैं और एक केंद्र वाले अवयवी कण को अपन बड़ा गोला मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बड़ा गोला। तो बच्चों ध्यान रखना, ये कोने वाले अवयवी कण है, ये वाला, इसको मैंने यहां पे बड़ा कर दिया। ये कोने वाला अवयवी कण है, इसको मैंने यहां पे बड़ा कर दिया। अब ये वाला अवयवी कण है, इसको भी मैंने यहां पे बड़ा कर दिया। ये केंद्र वाला अवयवी कण है बच्चों। कौन सा है बच्चों? केंद्र वाला अवयवी कण है जिसको अपन ने यहां पे बड़ा किया है। तो यहां पे अपन ने तीन गोले बनाए हैं, तीनों गोलों की त्रिज्या बराबर है। हालांकि आपको डायग्राम में दिख रहा है, कोई गोला बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे आपको ये सपोज करना है, इमेजिन करना है कि तीनों गोलों की त्रिज्या बराबर है। तो सबसे पहले अब हमको ज्ञात करनी है बीसीसी की संकुलन क्षमता। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि संकुलन क्षमता अगर ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है संकुलन क्षमता का? संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर सबसे पहले है अवयवी कणों का आयतन। किसका आयतन? अवयवी कणों का आयतन बटा कुल आयतन। अवयवी कणों का आयतन बटा कुल आयतन इंटू 100। तो सबसे पहले अपन संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो मैंने अंत केंद्रित को यहां पे बना दिया है आपको। यहां पे तीन गोले बनाए हैं, दो तो कोने वाले बनाए हैं और एक केंद्र वाला बनाया। मैंने यहां पे त्रिज्या मानी r। इन गोलों की त्रिज्या कितनी मानी मैंने? r। ये भी r है, यहां से यहां तक की दूरी, ये से यहां से यहां तक की दूरी भी r है, यहां से यहां तक की दूरी भी r है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी अपन r ही मानते हैं, r ही है। बच्चों, सबसे पहले हमको अवयवी कणों का आयतन ज्ञात करना है। अवयवी कणों का आयतन, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अवयवी कण को हमने यहां पे गोला माना है। तो सबसे पहले गोले की त्रिज्या माना कि गोले की त्रिज्या मैंने कितनी मानी? r मानी। गोले की त्रिज्या मैंने r मानी। कोई भी गोला लो, उसकी त्रिज्या मैंने r मानी। ठीक है। तो गोले का आयतन, इसलिए गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r³। अब बच्चों आपको पता है गोले का आयतन, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है और पीछे भी मैंने बता दिया है। अब आपको यह भी चीज पता होनी चाहिए कि बीसीसी है
BCC बॉडी सेंटर अंतःकेंद्रित में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले अंतःकेंद्रित में अवयवी कणों की संख्या, अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या आपको पता है अंतःकेंद्रित में अवयवी कणों की संख्या 8 कोने वाले अवयवी कण होते हैं, वो 8 एकक कोशिका के साथ जुड़े हुए होते हैं। 8 कोने वाले अवयवी कण हैं, वो 8 एकक कोशिका के साथ जुड़े हुए हैं। और जो केंद्र वाला अवयवी कण है, केंद्र वाला अवयवी कण वो किसी एकक कोशिका के साथ सहभाजित नहीं होता है। तो केंद्र में कितना अवयवी कण होता है? 1। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई? अंतःकेंद्रित के अंदर 2 अवयवी कण आ गए। ये चीज आपको पता हो गई। अब अवयवी कणों का आयतन, इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे? अतः अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन हम ज्ञात कर रहे हैं। कितना आयतन ज्ञात कर? 2 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 4/3 πr³। बच्चों इसको इक्वेशन हमने ए दे दिया। आपके पास ऊपर वाले की वैल्यू आ गई अवयवी कणों का आयतन 2 × 4/3 πr³। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन को संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, हमको संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, 2 चीजों की वैल्यू चाहिए अपने को। तो सबसे पहले हमने अवयवी कणों का आयतन ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे कुल आयतन। कुल आयतन किसका होगा बेटा? कुल आयतन बच्चों होगा एकक कोशिका का। किसका? एकक कोशिका। तो एकक कोशिका को यहां पे अपन ने क्या माना है? हमने क्या माना है? घन माना है। क्या माना है? घन। माना कि घन की भुजा ए है। घन की भुजा क्या है? घन की कोई भी भुजा मैंने ए मानी, इसीलिए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब, a × a भुजा का क्यूब। अब बच्चों आपको पता है ये आपके पास कुल आयतन भी आ गया। घन का आयतन मतलब कुल आयतन आ गया, कुल आयतन भी आ गया। लेकिन आपको पता है कि अवयवी कणों का आयतन है वो r के पदों में है और कुल आयतन है वो a के पदों में है। तो r को या तो r को a में चेंज करें या a को हम r में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? a को r में चेंज करने के लिए बच्चों ये यहां पे हमने बनाया है, इसको मैं पॉइंट दे देता हूं a, इसको पॉइंट दे देता हूं b, और यहां से यहां पे मैं एक विकर्ण बना देता हूं। बच्चों ध्यान रखना, यहां से यहां पे मैंने विकर्ण बना दिया जिसको पॉइंट दे दिया मैंने c। यहां पे मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC। क्या बनाया है? समकोण त्रिभुज ABC। किस लिए बनाया है? मेरे को a को r में चेंज करना है। बच्चों ध्यान रखना, तो समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले किसका? समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहां पे? AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, AB कितना है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी है 4r। कितनी दूरी है? r + r + r + r 4r, ये 4r स्क्वायर। AC कितना है? बच्चों ध्यान रखना, AC ये घन का विकर्ण हो गया है। तो AC भी अपने को पता नहीं है। अगर आपको पूछा होता कि ये कितना है, इसको मैं D दे देता हूं, AD कितना है, तो ये घन की भुजा तो A होती है। ये CD कितना है? ये भी घन की भुजा A ही होती है। लेकिन AC भी यहां पे विकर्ण दे रखा है। AC भी क्या दे रखा है? तो AC की जगह मैं AC ही रख रहा हूं। AC की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है। लेकिन बच्चों BC है, BC घन की भुजा है, इसकी वैल्यू दे रखी है A² मैंने लिख दी। बच्चों मैंने AC की वैल्यू क्यों नहीं रखी? क्योंकि AC भी यहां पे विकर्ण है। देखो ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए ये वाला विकर्ण है और ACD के लिए ये वाला विकर्ण है। तो हम क्या करेंगे कि 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको AC की वैल्यू भी फाइंड करनी है। विकर्ण है AB और विकर्ण है AC। AB की वैल्यू तो अपने पास है 4r, लेकिन हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है। तो AC की वैल्यू नहीं है तो हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। किसमें बच्चों? ACD में। ACD में क्या होगा? बच्चों ध्यान रखना, ACD के अंदर AC का स्क्वायर
बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, ये त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज है। मैंने 2 बार पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगाई क्योंकि मेरे को AC की वैल्यू भी फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? AC की। तो इस त्रिभुज के अंदर मैंने त्रिभुज लिया है AC स्क्वायर बराबर AD की वैल्यू कितनी आएगी? A से D की वैल्यू A स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू कितनी आएगी? A स्क्वायर। तो आपके सामने AC की वैल्यू आ गई, AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2A स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई? 2A स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई? AC की वैल्यू। तो बच्चों हमारे पास AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2A स्क्वायर। 2A स्क्वायर को मैं कहां रखूंगा? इस समीकरण में रखूंगा। किस में रखूंगा? इस समीकरण में। तो बच्चों हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 2A स्क्वायर। AC की वैल्यू को हम इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा? आप ध्यान रखना, 4R स्क्वायर इक्वल टू AC की जगह मैं कितना रखूंगा? 2A स्क्वायर प्लस BC की जगह भी कितना रखूंगा? A स्क्वायर। यहां पे दे रखा है तो वैल्यू आ जाएगी 3A स्क्वायर इक्वल टू 16R स्क्वायर। 16R स्क्वायर। इससे मैं R की वैल्यू फाइंड करूंगा। किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा? R स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? ध्यान रखना, 16R स्क्वायर इक्वल टू आया आपके 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर अपॉन 16। तो बताओ बच्चों R की वैल्यू कितनी आएगी? इसलिए R बराबर √3A/4। R की वैल्यू कितनी आई? √3A/4। आपको समझ में आ गया होगा। R की वैल्यू हमारे पास √3 इंटू A स्क्वायर का वर्गमूल A होगा और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। अब हम घन का आयतन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? घन का आयतन। इसीलिए कुल आयतन का मतलब क्या हो गया? घन का आयतन। घन का आयतन। बच्चों ध्यान रखना, घन का आयतन कितना हुआ? घन का आयतन A स्क्वायर होता है, A स्क्वायर। या फिर यहां पे आप A की वैल्यू फाइंड कर लो क्योंकि अपने को A को R में चेंज करना है। तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 16R स्क्वायर अपॉन 3। तो A की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 4R √3। क्योंकि यहां पे अपन को R की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? A की। तो या तो R को A में चेंज करो या A को R में, लेकिन हमको A को R में चेंज करना है। तो A की वैल्यू कितनी आई? 4R अपॉन √3। A की वैल्यू आपके पास ये आ गई, A की वैल्यू। तो यहां पे मैं वैल्यू रख रहा हूं 4R √3 का क्या आ जाएगा? क्यूब। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64R क्यूब √3। तो बच्चों आपके सामने कुल आयतन भी आ गया। इसको मैंने इक्वेशन दे दिया B। इक्वेशन क्या दे दिया? B। बच्चों आपके सामने घन का कुल आयतन भी आ गया, अवयवी कणों का आयतन भी आ गया। अब हमको संकुलन क्षमता में वैल्यू को पुट करना है। किसको पुट करना है? वैल्यू को। तो वैल्यू संकुलन क्षमता कितनी आएगी? बच्चों ध्यान रखना, संकुलन क्षमता अवयवी कणों का आयतन कितना है? 2 × 4/3 πr क्यूब। कुल आयतन कितना है? 64R क्यूब अपॉन √3 बच्चों ध्यान रखना, इसको कैलकुलेशन इंटू 100, इसको कैलकुलेट करना है, अपने को परसेंटेज में फाइंड करना है। आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ये भी पता है आपको, यहां पे मैंने रख दिया 22/7। आपको ये भी पता है √3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। ये √3 की वैल्यू होती है। जब इन पूरे को हम सॉल्व करेंगे, R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो BCC की जो संकुलन क्षमता आएगी वो आएगी आपके 68%। कितनी आएगी? 68%। तो बच्चों आज इस टॉपिक के अंदर हमने BCC की संकुलन क्षमता ज्ञात की। कैसे ज्ञात की? सबसे पहले मैंने BCC का डायग्राम बनाया, उसमें मैंने 2 कोने वाले अवयवी कण लिए, 1 केंद्र वाला अवयवी कण लिया, फिर संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगाया। बच्चों ध्यान रखना, यहां पे आपको R की वैल्यू ज्ञात ना करके किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? A की वैल्यू।
अगर हम r की वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो r को यहां a में चेंज कर सकते हैं। r को a में चेंज करो या a को r में चेंज करो चलेगा, लेकिन अभी तक हमने a को ही r में चेंज किया है, इसलिए a की वैल्यू कितनी आई थी 4r/√3। यहां पे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज था, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगी थी। बच्चों बीसीसी की संकुलन क्षमता है वो बोर्ड के अंदर पूछी हुई है कि बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो आप बताओगे 68%। अब आपको बोल दिया गया, बच्चों ध्यान रखना, आपको बोल दिया गया कि बीसीसी की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। बीसीसी की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, तो बीसीसी की उप सहसंयोजन संख्या मतलब केंद्र वाला अवयवी कण कितने गोलों के साथ जुड़ा हुआ होता है, 8 कोने वाले अवयवी कणों के साथ जुड़ा हुआ होता है। केंद्र वाला अवयवी कण 8 कोने वाले अवयवी कणों के साथ स्पर्श करता है। यहां पे स्पर्श कर रहा है ना, आपको दिख रहा है। तो बीसीसी की उप सहसंयोजन संख्या 8 होती है, 8। ये भी आपको ध्यान रखना है। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, बीसीसी की संकुलन क्षमता पूछ ली तो आपने लिख दिया 68%, या इसका डिराइव करने का आ गया, न्यूमेरिकल आ गया बेस में, तो आपने डिराइव भी कर दिया। आपको पूछा कि इसकी उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं बीसीसी की, तो आपने बोल दिया इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने बीसीसी की संकुलन क्षमता पढ़ाई। अब संकुलन क्षमता वाला पोर्शन है वो आपके कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ठोसों में दोष। क्या पढ़ेंगे, ठोस में दोष। किस प्रकार ठोसों में दोष उत्पन्न होते हैं, ठोस अपूर्ण क्यों कहलाते हैं, ठोस में दोष किस प्रकार के आते हैं, कौन कौन से किस दोष होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।